नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में सरगर्मी खरमास के बाद आ गई है। राहुल गांधी बिहार के दौरे से वापस जा चुके हैं और तेजस्वी यादव का भी अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो है वो संपन्न हुई है और उसमें तेजस्वी यादव को पूरा कमान सौंप दिया गया है। चिराग पासवान खान ब्रदर को अपनी पार्टी में शामिल करके एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किए हैं। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में सभी पार्टियां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नई नई रणनीतियां तैयार करने में लग गई है। तो क्या है सरगर्मी बिहार की राजनीति की, आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी आने वाले चुनाव के लिए। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी। जी, अभी जो चिराग पासवान नया एक जो सिवान में खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में शामिल करके और एक नया समीकरण बनाने का प्रयास किए हैं, आखिर क्या है इसके राजनीति मायने? देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में हमेशा एक हीरो की तरह चमकते रहे हैं। जी, वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं। हर नजरिए से जाति पाति तोड़कर वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से खान बंधु को सिवान में शामिल कराए, उसके बाद उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले उनके गठबंधन के अंदर के भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चिराग पासवान क्या अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलेंगे? आपको पता होगा कि रामविलास पासवान जिस समय लोजपा का निर्माण किए थे, उस समय सूरजभान सिंह, राजन तिवारी सरीके कई बाहुबली उनके साथ थे, रमा सिंह। जी बिल्कुल। तो अब क्या फिर चिराग पासवान उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं? क्योंकि जिस सिवान में कभी शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, उसी सिवान की राजनीति को खान ब्रदर्स अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत है। अब बिना राजनीतिक संरक्षण के तो ये होता नहीं है। बिल्कुल। तो खान ब्रदर्स ये चाहते हैं कि सीमान की राजनीति में उनकी एंट्री हो, और एंट्री का रास्ता चिराग पासवान ने दिया है। तब देखिए क्या होता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से बिहार जब आए और आकर जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में भी बोला, नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं, हमारी जो गठबंधन है वो एकजुट है, एनडीए एकजुट है, और हम जो चुनाव लड़ेंगे उसमें हमारी जीत होगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा भोज में गए थे और वापस चले आए थे। पहले ही पहुंच गए थे और पहले ही वापस आ गए। चिराग पासवान से मुलाकात भी नहीं हुई। इसके बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बीपीएससी पर समर्थन चिराग पासवान का प्रशांत किशोर के स्टैंड के साथ उनका खड़ा होना, नजदीकी बढ़ रही है। और इसी बीच ये सब चल रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। तो बिहार की राजनीति में एनडीए की बातें, महागठबंधन की उसी तरह बातें आप लीजिएगा तो तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें सुपर पावर बनाया गया। लालू प्रसाद यादव जैसा पावर उनको अब मिल चुका है विधानसभा चुनाव में। तो अंततः मुहर तो लालू प्रसाद यादव की लगेगी, लेकिन पार्टी कैंडिडेट को तय करने से लेकर संगठन में किसको कौन सा पद देना है, वो सारे फैसले जो है वो तेजस्वी यादव ले सकते हैं। इस सब का अधिकार उनको अब मिल चुका है। और इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव अब फ्री हैंड है और वो अपने हिसाब से जिस तरह से चाहते हैं कि आरजेडी को आगे ले जाया जाए, उस तरह से वो ले जा सकते हैं। तो अब देखिए 2025 का चुनाव है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। दोनों कमर कसकर तैयार है। गठबंधन दलों से खटपट भी की भी बातें हैं, और ये खटपट इसलिए है कि सभी ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीट मिले, मांझी
जीतन राम मांझी जो है वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा सीट मिले। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी भी चाहती है कि हमें 100 से कम सीटों पर चुनाव न लड़ना पड़े। उपेंद्र कुशवाहा भी है उपेंद्र इसमें। कुशवाहा भी है इसमें। जी। तो 243 सीटों की जो विधानसभा है उसमें सीट तो बढ़ नहीं सकते, 100 से कम लड़ना नहीं चाहते जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी। जी। तो ऐसी परिस्थिति में जो 43 सीटें बचती हैं उन्हीं सीटों में से लेन देन की बात है। बिल्कुल। तो फिर वो प्रेशर पॉलिटिक्स है कि किसको कितना वो मिले, कौन अभी से ज्यादा शुरू ले हो ले, गया है। कौन कम ले ले। तो यही पूरा मामला जो है ले देकर है। तो अब यदि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अपने सीटों के साथ समझौता करेगी तो इन्हें ज्यादा सीट दे पाएगी। बिल्कुल। उसी तरह महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो कुछ खींचतान थी वो इसलिए थी कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जितना पिछले चुनाव में लड़ी थी। आरजेडी चाहती है कि इस बार उसको उतना सीट दे नहीं, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में यदि आरजेडी जीतते जीतते हार गई तो उसमें कांग्रेस का भी वो कहती है कि योगदान है, क्योंकि 70 सीटों में से मात्र 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो इस बार कुछ नया करना है। मुकेश सहनी को जोड़ा गया है जो पिछले बार एनडीए में थे, तो मुकेश सहनी को जोड़कर उन्हें टिकट देना है। प्लस अन्य पशुपति पारस पर भी को भी अपने पाले में लाने का प्रयास चल रहा है। जी। और पशुपति पारस, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ये सब मिलकर वाम दल सब मिल जाएंगे तो एक लड़ाई बनेगी। उधर प्रशांत किशोर भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनकी भी रणनीति अपनी है, वो भी रह रह के अपने मुद्दों के साथ खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो जो वो सवाल उठाते हैं वाजिब सवाल भी ही उठाते हैं। तो इस तरह से बिहार की राजनीति में अभी गर्मा गर्मी है, सरगर्मी बरकरार है। इस बीच चाचा भतीजा से मिल जाएंगे, भतीजा चाचा के पास चले जाएंगे, ये भी चर्चाएं होने लगती है। जबकि तेजस्वी यादव ने भी क्लियर कर दिया है कि चाचा को अब वो कोई चांस देने वाले नहीं है, वो अब चुनाव का समय आ गया है, चुनाव लड़ेंगे, रास्ता बंद है उनके लिए। हाँ रास्ता बंद है। चाचा भी ये कह चुके हैं कि नहीं, 2 बार गलती हो गई है। 2 बार गलती हो गई, अब जाएंगे नहीं, कई बार कह चुके हैं। जी जी। लेकिन फिर भी ये बातें मीडिया में, सोशल मीडिया पर ये चर्चा में आ जाती है कि नहीं, अंदर ही अंदर चाचा और भतीजा जी गेम कर रहे हैं, खेला होगा। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चरित्र रहा है, पहले का इतिहास रहा है, जी। वो इस बात को बल दे देता है। कोई झुठला नहीं सकता कि कई बार चाचा कह के भी पलट गए, कई बार बीजेपी भी कह के दरवाजे खिड़की सब बंद था खुल गया। उसी तरह तेजस्वी यादव का भी मामला है। तो कुल मिलाकर उधर से भी मामला शांत और इधर से भी मामला शांत, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है ये सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। राहुल गांधी अभी बिहार आए थे और ऐसी चर्चा भी थी बिहार के अंदर, और आप देखेंगे सिर्फ बिहार में ही नहीं, कई जगह से ये आवाज उठी कि महागठबंधन जो है कमजोर पड़ रही है। और यहाँ तक चर्चा हो गई कि ये जो गठबंधन हुआ था ये लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। तो क्या ये गठबंधन अभी भी बरकरार है? और राहुल गांधी बिहार आए थे इस डैमेज कंट्रोल को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी स्टेटमेंट दे चुका है कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था। ये गठबंधन कायम है या गठबंधन में बिखराव? नहीं, तो देखिए तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हमारा महागठबंधन पहले से है जो कांग्रेस के साथ है जी। बिहार का। वो इंडिया गठबंधन जो था वो था लोकसभा चुनाव के लिए। तो महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा। महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होने का मतलब ये है कि लीड अब जो है वो आरजेडी के पास रहेगी, कांग्रेस के पास नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन में क्या है कि लीड कांग्रेस के, जनता को बस यही क्लियर करिए कि अब इंडिया नहीं होके ये महागठबंधन है, ये हुआ। बीच में कांग्रेस और आरजेडी में थोड़ी सी मतभेद हुआ था। पप्पू यादव कन्हैया कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। पप्पू यादव को लेकर बातें हो रही थी कि अब बिहार में कांग्रेस अलग हो जाएगी, आरजेडी को छोड़ सकती है। लेकिन जब से राहुल गांधी बिहार आए, आकर तेजस्वी यादव से भी मिले, उनके घर भी गए, सदाकत आश्रम में भी गए, कई तरह की कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। और भाग लेकर अंततः जो रिजल्ट निकला उसका मतलब यही है
कि कांग्रेस अभी आरजेडी का साथ छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस अभी आरजेडी के पीछे भी चलना पड़ेगा तो वो चलेगी। यही इसका पूरे का लब्बो लुआब निकला। भले थोड़ा सीटों पर समझौता करना पड़े तो वो भी करने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी गए, लालू यादव से मिले, फिर तेजस्वी यादव से भी बातें हुई, तो उसका सार यही है कि अब कांग्रेस और आरजेडी में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं conflict है। नहीं है, दूरी नहीं है। तो पप्पू यादव इसको स्वीकार कर पाएंगे? पप्पू यादव को स्वीकार करना क्या पड़ेगा ही उनको। लोकसभा में स्वीकार करना पड़ा, यहाँ भी करना पड़ेगा। जहाँ बड़े स्तर का डील होता है वहाँ जी। छोटे स्तर पर कौन पूछता है, किसको कौन पूछता है? एक सीट के लिए कौन जाएगा वो पप्पू यादव को पूछने? पप्पू यादव भले जमीनी बात कर रहे हो, भले ही कांग्रेस के हित के लिए बात कर रहे हो, लेकिन उनको कौन पूछता है? जब दो ऊपर के ही नेता आपस में बात कर लिए तो फिर पप्पू यादव बिहार में कौन पूछेगा? राकेश जी, ये तो हो गई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात। अब बात करते हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की। इन दोनों में जो आजकल नजदीकियां बढ़ रही हैं छात्र आंदोलन के रास्ते से, छात्र आंदोलन के माध्यम से, इसके क्या मायने हैं? देखिए, चिराग पासवान शुरू से ही नौजवानों के मामले में मुखर रहे। जी। अब जब बात नौजवानों की है और बात जो है वो बिहार के युवाओं की है, तो उनको भी तो अपना वोट बैंक देखना है। तो वो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। वो पक्ष में है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि उनका न कोई मंत्री है बिहार में, न कोई उनके विधायक हैं। अपनी नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो उस व्यक्ति को तो ये बोलना पड़ेगा कि उनके राज्य में जो है पेपर लीक हो जा रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से अन्याय है। यदि वो छात्रों के पीछे नहीं खड़े होंगे तो कौन सा छात्र उनके पीछे खड़ा होगा? इसलिए उनकी मजबूरी है। और चूंकि प्रशांत किशोर खड़े हैं छात्रों के पीछे, तो इसलिए उनके स्टैंड के साथ उनका स्टैंड मिलना स्वाभाविक है। तो वो बोल रहे हैं, हालांकि वो सरकार को भी खड़े कटघरे में खड़ा नहीं करते। वो कहते हैं कि उनको प्रयास करना चाहिए, सरकार के पक्ष के रूप में ही वो एक बोलते हैं, लेकिन छात्रों के साथ वो अपनी सहमति जताते हैं मुद्दों पर। जी, अंतिम सवाल। छात्र आंदोलन के पीछे पहले प्रशांत किशोर थे, अब चिराग पासवान भी आ गए हैं, तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखिए, आंदोलन का तो भविष्य लगभग तय ही है। आंदोलन अनशन हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि जिसको परीक्षा कराना है जिस सेंटर का, तो उसका परीक्षा हो चुका है। अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट क्या फैसला करती है, फिर पूरा मामला क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर बार होते रहा है। राजनेता इसको भी समय के साथ हल्का कर देंगे और समय के साथ आंदोलनों को दबा दिया जाता है। राजनेता इसमें माहिर होते हैं। जी। बिहार में भी छात्र आंदोलन का भी वही हाल होगा। तो आज की विशेष चर्चा में आपने राकेश तिवारी जी से पूरी बिहार की राजनीति सरगर्मी के बारे में सुना और समझा। एक बार फिर हम एक नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।